करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वो कैपेसिटर के बारे में बात हमने की थी कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज किया जाता है एक बैटरी की हेल्प से। और जो बैटरी होती है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होती है। मतलब जो बैटरी है उसके जो दो टर्मिनल होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करना होता है तो हम उस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं और बैटरी क्या करती है, चार्ज का फ्लो करा के उस कैपेसिटर पे चार्ज प्रोड्यूस करती है या चार्ज जनरेट करती है। तो आप ऐसे देखें, तो पिछली क्लास में जो मैंने बोला था मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, फिर मैं आगे की कहानी स्टार्ट करूँगा। तो आप ऐसे देखिए बेटा, ऐसे देखो। तो पिछले क्लास में हमने जैसे ये एग्जांपल लिया था कि जैसे मान लो ये कैपेसिटर है और यहाँ एक बैटरी थी, ये हमारा बैटरी है और ये बैटरी का स्विच है। ठीक, तो ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है और ये स्विच है। और बैटरी का ईएमएफ हम मान लेते हैं कितना, ई। अब बैटरी का ईएमएफ ये है, तो हम क्या करेंगे, जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट में क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। सर्किट में चार्ज फ्लो होगा और कुछ समय के बाद ये सर्किट में चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो जब सर्किट में चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप, मैं यहां लिखता हूं, इधर ही लिखते हैं चलिए। तो फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाता है सर्किट में, जब हमारे सर्किट में चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इस सिचुएशन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्टेडी स्टेट। तो हमने सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट किया, स्विच क्लोज किया, चार्ज फ्लो हुआ और चार्ज फ्लो होना बंद हो गया, मतलब एक स्टेडी स्टेट आ गया। और जब स्टेडी स्टेट में ये कैपेसिटर होता है इसको बोलते हैं फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक, तो जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो इस कैपेसिटर में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, इस कैपेसिटर के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें स्टोर होती है। और इस एनर्जी स्टोर करने के लिए हमारी जो बैटरी होती है वो बैटरी वर्क करती है। जब मैंने वर्क पावर वाला चैप्टर पढ़ाया था तब आपको मैंने बोला था कि जो एनर्जी एक्सचेंज है वो दो तरीके से होता है, एक तो वर्क और एक होता है हीट। हीट हम तब कहते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी एक्सचेंज के लिए टेम्परेचर डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो यहाँ जो भी एक्सचेंज है एनर्जी का उसको क्या कहा जाएगा, वर्क। तो बैटरी हमारी वर्क करती है और वर्क कर दिया बैटरी ने, मतलब एनर्जी दिया बैटरी ने, और वो एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है। पूरी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर नहीं कर पाता है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है और कुछ एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये ईएमएफ ही है और ये कैपेसिटर हमारा अगर सी है, तो जब हम फाइनल स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो जो फाइनल चार्ज आता है ऑन कैपेसिटर, फाइनल चार्ज था कैपेसिटर, वो कितना था, सीई। तो हमारा बैटरी ने जो वर्क डन किया था, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी की अगर हम बात करें तो वर्क डन बाई बैटरी क्या बताया था मैंने आपको कि बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया इनटू बैटरी का ईएमएफ। तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, तो देखिए इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इस साइड का पोटेंशियल हाई था, ये इस हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड प्लेट है। और इस वाली प्लेट पर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये लो पोटेंशियल से कनेक्टेड प्लेट है, तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो इसको याद रखना है, जो प्लेट हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड होगी उस प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, और जो प्लेट लो पोटेंशियल से कनेक्टेड होगी उस प्लेट पर चार्ज नेगेटिव आएगा। और हम जानते हैं चार्ज की वैल्यू किसके बराबर होती है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इन कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ तक कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट यहाँ तक कनेक्टेड है।
तो बैटरी ने जो वर्क किया, हम बैटरी के वर्क डन की बात कर रहे थे, तो हमारा कितना चार्ज है इस कैपेसिटर पे, तो इस वाली प्लेट का चार्ज हो गया प्लस सीई और इस वाली प्लेट का चार्ज हो गया माइनस सीई। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना आएगा, वो आ जाएगा ईएमएफ इनटू सीई। और चार्ज इस तरह से फ्लो किया, आप देखो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो आप ऐसे समझिए कि इस अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो गया और इस अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव हो गया। ये कैसे हुआ, इस बैटरी ने इस अकाउंट से पैसा निकाल के इस अकाउंट में डाल दिया, तो बैटरी ने इस चार्ज को फ्लो कराया यहां से लेके यहां तक, ठीक। तो ये आपका बैटरी का वर्क डन है कितना, सीई स्क्वायर। अगर हम इसमें स्टोर्ड एनर्जी की बात करें, तो कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है कितना, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो मैं अगर स्टोर्ड एनर्जी की बात करूं, स्टोर्ड एनर्जी की अगर हम बात करें, तो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सी ई स्क्वायर। ये कौन हुआ हमारा, ये हुआ कैपेसिटर का स्टोर्ड एनर्जी। अब देखिए बैटरी ने इतना वर्क किया, मतलब बैटरी ने इतना एनर्जी दिया, मतलब बैटरी ने इस सर्किट को एनर्जी दिया कि इतना एनर्जी मैं तुझे दे रहा हूं, तू ये ले ले। किसने एनर्जी दिया, बैटरी ने। कैपेसिटर ने क्या किया, उसमें से आधा एनर्जी लेके रख लिया। कितना एनर्जी लेके रखा कैपेसिटर ने, सी स्क्वायर बाई 2। तो फिर आधा एनर्जी कहाँ गया, आधा एनर्जी सर्किट में लॉस हो गया। अब ये लॉस किस तरह से होता है, इस लॉस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम करंट नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तब आपको ये डिटेल में समझ आएगा कि ये लॉस एक्चुअली हुआ कैसे, ठीक ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे हीट लॉस शब्द इस्तेमाल करूं, हीट लॉस, तो हीट लॉस का फॉर्मूला हमेशा याद रहे, हीट लॉस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी, और अगर एक से ज्यादा बैटरी है तो उन सभी के वर्क का समेशन, वर्क डन बाय बैटरी। तो जो हमारी बैटरी है, उन्होंने जो वर्क किया, बैटरी का जो वर्क डन किया, मतलब बैटरी ने एनर्जी दिया, उस एनर्जी में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कौन से पार्ट को, जो कैपेसिटर अपने पास लेके रख लिया, जो कैपेसिटर ने अपने पास स्टोर कर लिया। तो दिस माइनस स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये होगा हमारा सर्किट में हीट लॉस। तो ये क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपसे आप यहाँ से एक बात ये समझेंगे कि बैटरी जो वर्क करती है, कैपेसिटर उसको पूरे को नहीं स्टोर कर पाता, कुछ एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है और कुछ एनर्जी हमारा स्टोर हो पाता है, ठीक। अब देखिए इसी से रिलेटेड हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उनमें हमें एक तो सिंपल क्वेश्चन होंगे ऐसे जिनमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन होंगे जहां में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी या फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स हमारे कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो उन कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन से डील करने के लिए हमें दो लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। वो दो लॉ मैं आपको अभी स्टेट कर देता हूं, आपको मैं समझा देता हूं कि क्या वो दो लॉ हैं। सिंपल क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर इंक्रीज हो जाएं, नंबर ऑफ बैटरीज अगर इंक्रीज हो जाएं, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा हम बढ़ा दें सर्किट का, तो फिर हमें उन लॉ की ज़रूरत पड़ती है। क्या लॉ है, बहुत ऑब्वियस लॉ है। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ है हमारा, जिसे आपने सबने सुना होगा, किरचॉफ जंक्शन लॉ, आप सब जानते हैं। तो पहला लॉ है फर्स्ट, जिसको बोलते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ। आप सब ने इसके बारे में 10th क्लास में जरूर सुना होगा, किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ जब आपने 10th क्लास में सुना था, वो करंट के लिए सुना था, लेकिन ये बात याद रहे ये चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई जंक्शन है, लेट दिस इज अ जंक्शन। इस जंक्शन की तरफ जितना भी चार्ज आएगा उतना ही चार्ज इस जंक्शन से चला भी जाएगा, क्योंकि इस जंक्शन पे चार्ज स्टोरेज नहीं हो सकता, या फिर इस जंक्शन पे चार्ज जनरेट नहीं हो सकता। इसलिए जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इस जंक्शन से चला भी जाएगा। आप जब 10th में पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, जितना करंट इस जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही करंट इस जंक्शन से बाहर भी चला जाएगा, ठीक। तो इस किरचॉफ जंक्शन लॉ को दो स्टेटमेंट में लिखते हैं या दो वर्ड्स में लिखते हैं। इनका जो वर्डिंग है,
तो पहला वर्डिंग ये है, फर्स्ट वर्डिंग में लिख के दिखाता हूं, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन, amount of charge coming towards junction is equal to, जितना आएगा उतना जाएगा, is equal to amount of charge, amount of charge leaving that system, leaving that junction. एक वर्डिंग तो ये होती है कि भाई जितना आ रहा है उतना जा रहा है, इसको रफ लैंग्वेज में ऐसे याद करते हैं। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो मैं ये बोला करूंगा कि जितना आया उतना गया, एकदम रफ लैंग्वेज। लेकिन जब हमें एग्जाम वगैरह में लिखना होगा, तो जैसे बोर्ड्स में अगर लिखना होगा तो वहाँ पे ऐसे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट, अच्छा इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो इसका डायग्राम ये हुआ कि मान लो ये जंक्शन है, तो जंक्शन की तरफ मान लो इधर से कुछ चार्ज आया, इधर से कुछ चार्ज आया और इधर कुछ चार्ज चला गया। तो मान लीजिए इधर से चार्ज आया Q1, इधर से चार्ज आया Q2 और इधर चार्ज चला गया Q3। तो ये गारंटी है कि इस Q3 का वैल्यू जो बराबर आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2। तो अगर आप इसको देखें कि ये जो हमारा लॉ है ये किस पर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। क्यों? जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया, नाइदर क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जितना नेट चार्ज आया उतना ही यहाँ से नेट चार्ज बाहर चला गया, ना तो यहाँ पे हमने चार्ज को कंज्यूम किया और ना ही हमने यहाँ पे चार्ज को जनरेट किया। तो किस पर बेस्ड है ये? दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस is based on, this is based on charge conservation, this is based on चार्ज कंजर्वेशन। अब इसका दूसरा वर्डिंग जो है स्टेटमेंट का वो क्या है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। दूसरा वर्डिंग है कि नेट, जैसे मैं आपको 10th वाला याद दिलाता हूं पहले, नेट करंट कमिंग टूवर्ड्स ए जंक्शन इज जीरो, या फिर नेट करंट लीविंग दैट जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो सिमिलर कहानी चार्ज के लिए, नेट चार्ज कमिंग टूवर्ड द जंक्शन इज जीरो। तो दूसरा वर्डिंग जो है इसका वो मैं लिख के दिखाता हूं, नेट चार्ज coming towards junction is जीरो। ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है। जैसे मैं आपको ऐसे डायग्राम में समझ, जैसे मान लीजिए जंक्शन है और जंक्शन की तरफ मान लीजिए हर तरफ से चार्ज आ रहा है, हर तरफ से चार्ज आ रहा है। इधर से चार्ज आया Q1, इधर से चार्ज आया Q2, इधर से चार्ज आया Q3। तो ये कह रहा है कि जो नेट चार्ज कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, तो कितना होगा वो नेट चार्ज, दिस इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो। सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि नेट चार्ज लीविंग दैट जंक्शन, जैसे मान लीजिए जंक्शन है और जंक्शन से चार्ज लीव कर रहा है, जैसे इधर चार्ज गया मान लीजिए Q1, इधर चार्ज गया मान लीजिए Q2, इधर चार्ज गया मान लीजिए Q3। मैंने 3 ही ब्रांच बनाई हैं, ब्रांच 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, n ब्रांच हो सकती हैं, ठीक। तो जितना भी यहाँ से चार्ज लीव कर रहा है, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, तो नेट चार्ज लीविंग दैट जंक्शन इक्वल टू जीरो। तो ये हुआ आपका किरचॉफ जंक्शन लॉ। एक और होता है जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक। अब आपको दूसरा वाला बताते हैं, तो इसको लिख लीजिए। अब दूसरा है हमारा
किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, और किरचॉफ लूप लॉ देखा जाए तो ये इस बात का कंसिक्वेंस है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ये इसी बात का कंसिक्वेंस है। कौन? किरचॉफ लूप लॉ। तो जो किरचॉफ लूप लॉ है वो क्या कहता है? किरचॉफ लूप लॉ ये कहता है कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, total potential drop along a closed loop, along a closed loop is 0। ये है हमारा किरचॉफ लूप लॉ। और किरचॉफ लूप लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, इन दोनों को हम यूज करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जंक्शन लॉ को ही यूज कर रहा हूँ, किरचॉफ लूप लॉ को थोड़ा मैं कम यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ लिखना बड़ा आसान होता है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा बनती हैं और फिर उनको सॉल्व करना थोड़ा टीडियस जॉब होता है। 3-4 इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा टफ काम होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और पेपर के हिसाब से ज़्यादा हेल्दी नहीं होती चीज़, क्योंकि पेपर में हमको कम टाइम में चीज़ को सॉल्व करना होता है। तो पहले ये समझ लें, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप along a closed loop equal to 0, this is Kirchhoff loop law। अब इन दोनों लॉ को याद रखते हुए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो पहले मैं कुछ 1-2 बेसिक क्वेश्चन करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको इन लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो लिख लीजिए इसको। अब सुनना, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं पहले। जैसे मान लो हमारे पास यहां एक बैटरी है, ये मैं बिना लूप लॉ वाला ही करके बता रहा हूं पहले, मतलब मैंने तैयारी करके रख ली है, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन देखने। तो कहानी ये है बेटा कि ये एक हमारा कैपेसिटर है, दिस इज अवर कैपेसिटर एंड दिस इज अनचार्ज्ड। ये एक अनचार्ज कैपेसिटर है और ये जो हमारी बैटरी है, इस बैटरी का ईएमएफ है ई, ईएमएफ इज द बैटरी। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है सी। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर है? सी के बराबर है। और इस बैटरी का ईएमएफ है 2E। ठीक, अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना। पहले मेरा कैपेसिटर अनचार्ज है, देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द कैपेसिटर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Q/C। इफ Q इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। डिफरेंस 0, पोटेंशियल 0 नहीं बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगर दो लोगों के हाथ में 5-5 करोड़ रुपए हैं तो उनके अकाउंट का डिफरेंस 0 है। इसका यह मतलब नहीं उनके पास 0 रुपए हैं, उनके पास 5-5 करोड़ हैं दो लोगों के पास, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 0 है, क्योंकि दोनों पे पैसे कैसे हैं? बराबर हैं। तो इनिशियली मेरा कैपेसिटर पे चार्ज 0 है और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब जितना पोटेंशियल इस साइड का होगा उतना ही पोटेंशियल इस साइड का होगा। अगर ये 50 वोल्ट है तो ये 50 वोल्ट होगा, ये 30 वोल्ट है तो ये 30 वोल्ट होगा, ये 20 वोल्ट है तो ये 20 वोल्ट होगा, और ये -10 वोल्ट है तो ये -10 वोल्ट होगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि -10 से हमारी कोई दुश्मनी है, नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है हमारे लिए। -10 +20 दीज आर जस्ट नंबर्स। तो कहानी यह है कि भाई कैपेसिटर हमारा अनचार्ज है और हमें इस कैपेसिटर को चार्ज करना है और हमारे पास 2 बैटरी अवेलेबल हैं। अब इस कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है, किस तरह से चार्ज करना है वो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं, इस स्विच का नाम दे देते हैं 1, मतलब ये स्विच है मेरा 1, इसको क्लोज कर देंगे स्विच 1 को। अब ये स्विच 1 कैसा है? ओपन। और ये है मेरा स्विच 2। 2 स्विच हैं 1 और 2, और दोनों अभी कैसे हैं? दोनों स्विच अभी ओपन है। अब कहानी यह है कि क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि स्विच 1 को क्लोज किया गया और लॉन्ग समय तक स्विच 1 क्लोज ही रहा। अब हमने स्विच 1 को ओपन कर दिया, इसका मतलब स्विच 1 इज क्लोज फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, नाउ स्विच 1 इज ओपनड एंड स्विच 2 इज क्लोज्ड।
तो क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं आपको। स्विच 1 इज क्लोज्ड, switch 1 is closed from a very long time, from very long time. Now switch 1 is opened and अब स्विच 1 को ओपन कर दिया, जो स्विच 1 बहुत लंबे समय से क्लोज था, स्विच 1 को मैंने ओपन कर दिया। नाउ स्विच 1 इज ओपन एंड स्विच 2 इज क्लोज्ड। मतलब स्विच 1 को ओपन, मतलब ये पहले से बंद था, इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, पहले से 2 ओपन था। अब हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया, बड़े ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन है फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपने स्विच ओपन खोल दिया, स्विच 1 को ओपन कर दिया, और जब आपने स्विच 2 को क्लोज कर दिया, तो जब आपने स्विच 2 को क्लोज कर दिया तो इस कैपेसिटर का रिश्ता पहले किसी और बैटरी के साथ था, अब आपने इस कैपेसिटर का रिश्ता एक नई बैटरी से जोड़ दिया। और बैटरी वही चाहती है जो, मतलब होता वही है जो वो बैटरी चाहती है। कैसे? क्योंकि बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होती है। अगर दो पॉइंट के बीच में उतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है जितना बैटरी चाहती है, तो बैटरी सर्किट में चार्ज फ्लो कराती है। और जब बैटरी सर्किट में चार्ज फ्लो कराती है और उस चार्ज को फ्लो कराकर बैटरी इस बात को श्योर करती है कि चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जितना बैटरी चाहती है। तो ये हमारी जो बैटरी है, इस बैटरी की चाहत कुछ और थी, इस बैटरी की चाहत थी पोटेंशियल डिफरेंस E। लेकिन जो हमारी ये वाली बैटरी है, इसकी चाहत कुछ और है, इसकी चाहत है पोटेंशियल डिफरेंस 2E। तो पहले बैटरी E लगी हुई थी, बहुत लंबे समय से लगी हुई थी, उसने अपनी चाहत पूरी कर रखी थी, क्योंकि चार्ज जितना फ्लो कराना था करा लिया, चार्ज फ्लो होना बंद हो रखा था। तो इस पे पहले चार्ज कितना, पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इस पे E, इस पे पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था E। ये मेरा हाई पोटेंशियल और ये मेरा लो पोटेंशियल है, तो अपर प्लेट कैसी आएगी? पॉजिटिव, और लोअर प्लेट कैसी आएगी? नेगेटिव। अब यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, अपर पॉजिटिव है, लोअर नेगेटिव है। ये काम बैटरी 1 ने करके दे दिया है। अब आपने बैटरी 2 क्लोज करी है, तो जब आपने बैटरी 2 क्लोज करी है तो बैटरी 2 बोलेगी अरे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 ही है, और इस कैपेसिटर के पास तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस E है। इसका मतलब बैटरी बोलेगी अरे मतलब मुझे चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा, इसलिए सर्किट में चार्ज फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर है, और बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहती है वो 2E के बराबर चाहती है। तो वही मैंने बोला है कि फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आएगा, क्योंकि बैटरी चार्ज फ्लो कराएगी, इस कैपेसिटर के चार्ज में चेंज आएगा, तो फाइनल चार्ज कितना होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वर्क डन बाय द बैटरी ऑफ EMF 2E। तो इसका नाम दे देते हैं बैटरी 1 और इसका नाम दे देते हैं बैटरी 2। दिस इज बैटरी नंबर 1 एंड दैट इज बैटरी नंबर 2। और क्वेश्चन है फाइंड आउट work done by दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्क डन बाई बैटरी 2, क्योंकि बैटरी 2 अगर चार्ज फ्लो कराएगी तो बैटरी 2 को वर्क भी करना पड़ेगा। तो कितना बैटरी 2 ने वर्क किया होगा ये भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सुनिए। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो हमारी बैटरी है, इस बैटरी ने वर्क किया, तो जो हमारा कैपेसिटर है इसकी एनर्जी में कितना चेंज आया, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, फाइंड आउट चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर
आपका जो जो कैपेसिटर है इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उस स्टोर्ड एनर्जी का आपको चेंज कैलकुलेट करना है कि कितना उसमें चेंज आया। एंड फोर्थ पॉइंट जो आपको कैलकुलेट करना है वो है हीट लॉस इन द सर्किट। हीट लॉस आफ्टर switch 2 is closed। ये आपका सर्किट है, ये क्वेश्चन है और ये सर्किट है और इसको आप लोग सॉल्व करें। तो देखिए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलूँ तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। गलत सही मैटर नहीं करता, मैटर करता आपने ट्राई किया, आपके दिमाग में उसको लेके कुछ थॉट आए, उनमें से कुछ थॉट सही भी आए होंगे और कुछ थॉटों में गलती भी रही होगी, तो फिर आप करेक्ट सॉल्यूशन देख के उस गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तैयारी का मतलब ही यही होता है कि आपके दिमाग में जब क्वेश्चन को लेके गलत जो थॉट आता है या गलत आप कैलकुलेशन जो करते हैं या गलत मिस इंटरप्रिटेशन जो करते हैं उसको आप सही कर लें। तो आपको मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। सभी लोग सॉल्व करें इसको। देखिए सॉल्यूशन, तो देखो भाई ध्यान से सुनना पूरे सवाल को, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं। तो पहले तो हमें ये निकालना है कि जो हमारी बैटरी V1 थी उसने क्या सिस्टम तैयार करके दिया, जिस सिस्टम में बैटरी 2 ने चेंजेस किए। तो बैटरी 1 ने क्या सिस्टम तैयार करके दिया तो मैं बताता हूँ। ये हमारा कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की जो ये वाली प्लेट है इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव और इस वाली प्लेट पे चार्ज होगा नेगेटिव, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल एंड दैट इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल। अब कितना चार्ज होगा, अमाउंट 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 ऑफ द चार्ज वो होगा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, कितना CE। तो अपर वाली प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस CE और लोअर वाली प्लेट पे चार्ज आएगा वो आएगा माइनस CE। ठीक, अभी भी आप नोटिस करें दोनों प्लेट का टोटल चार्ज अभी भी 0 है और शुरुआत में जब ये कैपेसिटर अनचार्ज था तभी भी टोटल चार्ज 0 था, टोटल चार्ज अभी भी 0 है। तो बैटरी क्या करती है, इसका चार्ज लेकर उसको दे देती है। खुद के जेब से बैटरी कोई चार्ज का खर्चा नहीं करती। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, बैटरी जितना चार्ज लेती है उतना ही चार्ज देती है, मतलब अपने जेब से वो कोई खर्चा नहीं करती चार्ज का। इसीलिए इस पे इन दोनों पे पहले मिला के टोटल क्या था 0, तो इन दोनों पे टोटल अभी भी क्या होगा 0, क्योंकि बैटरी ने क्या किया यहाँ का पैसा लेके यहाँ दे दिया। ठीक है, चलिए तो ये हमें सिस्टम तैयार करके दिया बैटरी 1 ने। अब हमने क्या किया, इसका स्विच क्लोज किया। दिस वाज द बिफोर स्विच क्लोज कंडीशन एंड दिस इज द EMF 2E। ये है जस्ट, ये है बिफोर स्विच इज क्लोज्ड, बिफोर switch 2 is closed। तो स्विच 2 से क्लोज करने की पहले की ये कहानी है। अब हमने स्विच 2 को क्लोज कर दिया। तो जब मैं स्विच 2 को क्लोज कर दूंगा बेटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2E के बराबर है, क्योंकि जो बैटरी होती है वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होती है और हमेशा उतना ही पोटेंशियल रखती है। उसके लिए अगर चार्ज फ्लो करना पड़े, वर्क करना पड़े, सारे काम बैटरी करती है। तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो E के बराबर था, बैटरी बोलेगी नहीं 2E के बराबर करना है, तो बैटरी को बोलेंगे चार्ज फ्लो कराओ, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चाहती है तो बैटरी चार्ज फ्लो कराएगी। तो बैटरी क्या करेगी, इस साइड से चार्ज निकाल के इस साइड चार्ज दे देगी। तो कितना चार्ज आएगा फाइनल, हमसे ये पूछा है, तो फाइनल चार्ज होगा C इंटू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो पॉइंट के बीच में फाइनली जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, जब इस बैटरी ने जो चाहा वो पूरा हो गया, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 2E, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, क्योंकि इनका पोटेंशियल बराबर है। ये कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, ये कौन होते हैं, कंडक्टिंग वायर होते हैं, इनका पोटेंशियल बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस।
तो अगर मैं फाइनल चार्ज लिखूं इस कैपेसिटर पे तो वो हो जाएगा 2CE, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2E। तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। दैट EMF इज 2E, और इस वाली प्लेट पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और इस वाली प्लेट पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। और इस वाली प्लेट पे जो चार्ज हो जाएगा फाइनल की बात चलते वो हो जाएगा +2CE, और इस वाली प्लेट पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा -2CE। दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, आंसर कितना आएगा 2CE। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय बैटरी। अब मुझे एक बात बताओ, इस बैटरी ने क्या किया? तो इस वाली प्लेट पे पहले चार्ज CE हुआ करता था, लेकिन अभी जो चार्ज है वो है 2CE। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बैटरी ने ऐसे CE चार्ज दिया इसको, और बैटरी खुद के जेब से खर्चा नहीं करती। अगर उसे कहीं देना है तो वो कहीं से लेती है, तो उस बैटरी ने इधर से CE चार्ज लेके इधर पहुंचा दिया। तो यहाँ पे पहले कितना था -CE, यहाँ से CE और निकल गया तो यहाँ क्या बन गया -2CE। यहाँ पे पहले कितना था CE, बैटरी ने यहाँ से निकाल के यहाँ पहुँचा दिया CE, तो यहाँ का फाइनल चार्ज कितना हो गया 2CE। तो देखो यहाँ से CE निकाला, यहाँ CE पहुँचा दिया, मतलब बैटरी ने चार्ज को फ्लो कराया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट कराया। अब वर्क डन लिखना है हमें, तो वर्क डन तो बैटरी में से चार्ज ऐसे फ्लो हुआ, तो बैटरी ने जो सोर्स किया तो वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन बाई बैटरी का फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2E, मैंने कितना आंसर बताया था Q फ्लो into EMF of the battery. EMF of battery is the 2E and Q flow is CE. Then work done by battery is 2CE square. This is the work done by battery. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, फाइंड द चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो बेटा कैपेसिटर में इस समय पे जो मेरा इनिशियल एनर्जी स्टोर था U इनिशियल, इस समय जो एनर्जी स्टोर था उसको इनिशियल एनर्जी कहा जाएगा, और वो कितना था बेटा हाफ CE स्क्वायर। और अगर हम फाइनली की बात करें U फाइनल, वो आ जाएगा हाफ C, तो उतना ही है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर 2E के। तो उन्होंने ये पूछा है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, तो उसका मतलब है U फाइनल माइनस U इनिशियल। चेंज का डेफिनेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल इज कॉल्ड द चेंज। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं, तो ये आएगा C/2 एंड 2E स्क्वायर 4E स्क्वायर, और E स्क्वायर एक जाएगा 3E स्क्वायर। तो आंसर आया 3/2 ऑफ CE स्क्वायर। ठीक, तो लिख लीजिए, दिस इज द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर, लिख लो। ठीक, अगला पार्ट जो है हमारा वो है हीट लॉस आफ्टर स्विच टू इज क्लोज। तो मुझे ये बताओ, जब हमारा स्विच टू क्लोज किया गया, स्विच टू क्लोज करने के बाद बैटरी ने वर्क किया, बैटरी ने एनर्जी दिया, बैटरी ने सर्किट को एनर्जी दिया। तो सर्किट में कैपेसिटर लगा था, कैपेसिटर ने क्या कर दिया, कुछ एनर्जी अपनी चेंज कर ली, कुछ एनर्जी लेके रख ली। कितनी कैपेसिटर ने एनर्जी लेके रखी, तो देखो भाई पहले इतनी थी, बाद में इतनी थी, तो कितनी एनर्जी बढ़ गई कैपेसिटर की, इतना एनर्जी बढ़ गई। कैपेसिटर का कितना एनर्जी बढ़ गया, आप इतना एनर्जी बढ़ गया, कितना 3/2 CE स्क्वायर। तो बचा कुछ एनर्जी कहाँ गया, लॉस हो गया, हीट लॉस। तो हीट लॉस की कैलकुलेशन डेल्टा H, डेल्टा H का वैल्यू दैट इज द वर्क डन बाय बैटर, दैट इज 2CE स्क्वायर माइनस कितना इंक्रीमेंट हो गया 3/2 ऑफ CE स्क्वायर। तो आंसर आया हीट लॉस का डेल्टा H 2 - 1.5, तो ये आया CE स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो इतना हमारा एनर्जी क्या हुआ, हीट लॉस हो गया। इसके कारण जो हमारे सर्किट हैं वो गर्म हो जाते हैं हीट लॉस के कारण। ठीक है, तो लिख लीजिए इस सवाल को। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर। अब देखो मैं सेम क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, अगले सवाल में सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, मैं बस इस बैटरी की पोलरिटी बदल दूंगा, और देखना सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है। मैं सॉल्यूशन हटा रहा हूँ, जिसको जो लिखना है लिख ले।
ठीक है। ठीक, तो सब कुछ सेम है, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज है, माइनर चेंज। और क्या वो चेंज है, वो मैं चेंज आपको रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये बैटरी इस तरह की नहीं है, ये जो बैटरी है ना बेटा वो इस तरह की है, ये है। This is the battery of EMF 2E. And same question, switch 1 is closed from a very long time. Now switch 1 is opened and switch 2 is closed. Then find pehla final charge, work done by battery, change in stored energy of capacitor and heat loss after switch 2 is closed. तो सॉल्व करिए, वही स्टेप्स फॉलो करिए, एज इट इज प्रोसीजर फॉलो करिए जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। सॉल्व करिए। ठीक, अब मैं समझाता हूँ, देखो सॉल्यूशन। तो स्विच क्लोज करने से पहले, स्विच 2 को क्लोज करने से पहले का डायग्राम क्या है, वो डायग्राम तो अभी भी वही है जैसा पहले था, स्विच 2 से क्लोज करने से पहले का डायग्राम। तो स्विच 2 से क्लोज करने के पहले का जो डायग्राम है हमारा वो ये है कि दिस इज आवर कैपेसिटर and this plate is positively charged having charge plus CE. Lower plate is negatively charged having charge minus CE. And now this switch, ये जो स्विच है वो अब हमें क्लोज करना है। किसके साथ क्लोज करना है? इस दूसरी बैटरी के साथ इस सर्किट को क्लोज करना है। ठीक, अब इस सर्किट में चेंजेज आएंगे। तो पहली बात, क्यों चेंजेज आएंगे, तो जैसा मैं पहले आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर है और बैटरी यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस ई नहीं चाहती, 2E चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, ये बैटरी इसको हाई पोटेंशियल नहीं चाहती, ये बैटरी इसको क्या चाहती है, लो पोटेंशियल, और इसको क्या चाहती है, हाई पोटेंशियल। अंत में होगा वही जो बैटरी चाहती है, चाहे बैटरी को एनर्जी देनी पड़े, बैटरी को चार्ज फ्लो कराना पड़े, बैटरी उस काम को करेगी। तो इस अंत में इस वाली प्लेट पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा 2E, मतलब दिस इज द हाई पोटेंशियल एंड दिस इज द लो पोटेंशियल। अब बोलेंगे सर शुरुआत में तो नेगेटिवली चार्ज है, तो कोई बात नहीं, बैटरी उसको चार्ज देगी तो पहले नेगेटिव कम होते होते 0 जाएगा, फिर ये पॉजिटिव होने लगेगा, बैटरी चार्ज देती जाएगी। ठीक, अंत में ये कैसा मिलेगा हमें, पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे बताइए, जब सर्किट में चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं, जब जितना जहां बैटरी पोटेंशियल चाहती थी उतना बैटरी ने वो पोटेंशियल अचीव कर लिया, जहां वो जितना चाहती थी अकॉर्डिंग टू द सर्किट, तो चार्ज फ्लो होना बंद हो गया। तो जब चार्ज फ्लो होना हमारा बंद हो गया बेटा, तो फाइनल चार्जेस क्या होंगे, मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूं। ये है हमारा 2E। तो अंत में ये पोटेंशियल इस वाली प्लेट पे हाई पोटेंशियल, इस वाली प्लेट पे लो पोटेंशियल, इसका चार्ज पॉजिटिव, उसका चार्ज नेगेटिव, एंड दैट चार्ज इज प्लस 2CE एंड दैट चार्ज इज माइनस TE। क्यों? क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू डेल्टा वी। अंत में डेल्टा वी 2E के बराबर होगा, अंत में डेल्टा वी 2E के बराबर होगा, क्योंकि इस बैटरी का EMF 2E है। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल बराबर है और इसका पोटेंशियल बराबर है। ठीक, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी होगा। ये कैपेसिटर पे चार्ज आ गए, बैटरी पे चार्ज आ गए, कैपेसिटर पे चार्ज आ गए। और ये जो चार्ज चेंजेज हुए हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो 2E EMF का बैटरी जिम्मेदार है इस चेंजेज के लिए। क्या चेंज हुए? अरे खुलेआम दिख रहा है भाई, यहाँ -CE था और यहाँ कितना हो गया, +2CE। नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, बैटरी की देन है। कौन सी बैटरी की देन है? 2E वाली बैटरी की देन है। तो क्या किया बैटरी ने, चार्ज चेंज किया, चार्ज फ्लो कराया, और चार्ज फ्लो अगर कराया है तो वर्क डन भी किया होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है EMF इंटू Q फ्लो। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्या, कोई भी किसी भी छोटे बच्चे को बोलेंगे बेटा देखो पहले यहाँ -CE था, अभी बेटा यहाँ +2CE हो गया, तो बताओ बेटा इस सर्किट में ऐसे कितना चार्ज फ्लो हुआ? तो वो बोलेगा देखो भाई -CE था, Q चार्ज ऐसे फ्लो होकर आ गया, तो -CE + Q
किसके बराबर हो जाना चाहिए? 2CE के बराबर होना चाहिए, मतलब -CE प्लस Q किसके बराबर हो जाना चाहिए? 2CE। हमने माना ना कि भाई Q चार्ज फ्लो हुआ है ऐसे सर्किट में। बैटरी अपने जेब से नहीं देती, कहीं से ली होगी और कहीं दी होगी, तो इधर से ले ली इधर दे दी। कितना चार्ज फ्लो कराई? Q। तो -CE के पास Q और आ गया तो नेट चार्ज हो जाएगा -CE प्लस Q। ये मेरा नेट चार्ज जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2CE के बराबर है। तो Q का वैल्यू आपको समझ आ गया, दैट इज 3CE। तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया उसका आंसर हो गया 3CE। फाइनल चार्ज का आंसर हो गया +2E, लोअर पे पॉजिटिव चार्ज, अपर पे नेगेटिव चार्ज। अब सवाल आता है, ये तो चार्ज हो गए, बैटरी ने कितना फ्लो कराया वो भी हो गया। अब अगला सवाल आता है, वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी, अब मुझे बताओ वर्क डन बाय बैटरी, तो बैटरी ने लाइक ए सोर्स काम किया या लाइक ए लोड काम किया, तो हम चार्ज फ्लो का डायरेक्शन देखेंगे। हमारी बैटरी ने चार्ज ऐसे फ्लो कराया, मतलब बैटरी ने सोर्स का काम किया। और कितना वर्क डन आएगा बैटरी का? Q × 2E। देखो ना ऐसे फ्लो कराया है, तो जब चार्ज ऐसे फ्लो करता है तो बैटरी कैसे काम करती है? एज ए सोर्स काम करती है। और वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा? Q × 2E। Q का वैल्यू कितना है? 3CE। तो Q की वैल्यू अगर हम इसमें 3CE पुट करेंगे और इसको अगर हम 2E से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6CE²। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी ने वर्क किया, इसका मतलब है बैटरी ने एनर्जी दिया, बैटरी ने सर्किट को एनर्जी दिया। कितना एनर्जी दिया बैटरी ने सर्किट को? 3CE² एनर्जी दिया। इस एनर्जी से क्या होगा? तो कैपेसिटर बोलेगा अरे सर्किट में एनर्जी आई है, कैपेसिटर कुछ एनर्जी ले लेगा। अगर ले सकता है तो, सिचुएशन अगर फेवरेबल है, लेने लायक सिचुएशन अगर है तो ले लेगा। और मान लो वो सिचुएशन फेवरेबल है ही नहीं तो वो बेचारा नहीं ले पाएगा। इस वाले कैपेसिटर में चेक करते हैं क्या हुआ। तो कैपेसिटर में पहले जो स्टोर्ड एनर्जी था यू इनिशियल की वैल्यू थी ½ CE²। दिस इज द इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी बिफोर close the switch S2, and U final, that is ½ C 2E का स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखिए कितना एनर्जी बढ़ गई। जैसे इसमें एनर्जी बढ़ गई, कई बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि कैपेसिटर की कोई भी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में। मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको घर के लिए। तो ये जाएगा ½ दिस माइनस दिस करेंगे तो 3E², तो आंसर आएगा 3/2 of CE²। दिस इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब हमें लिखना है हीट लॉस कितना हुआ। इतना तो उसने स्टोरेज बढ़ा लिया अपना, किसने? कैपेसिटर ने। अब हमें लिखना है हीट लॉस ΔH। देखिए ΔH का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो जितना बैटरी ने वर्क किया, जितना बैटरी ने सर्किट को एनर्जी दिया, उसमें से कैपेसिटर कुछ एनर्जी लेके बैठ गया। ये एनर्जी किसके पास है? ये उसके वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर्ड है। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? 3/2 CE²। इसे आप पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हीट लॉस की जो वैल्यू हम लिखेंगे तो वो कितना आएगा? तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है? 6CE² माइनस 3/2 ऑफ CE²। तो ये आया 9/2 CE², दैट इज ΔH। ठीक, यहाँ तक आप लिख लें। ठीक, अब देखिए, अब जैसे मैंने बोला ना कि अगर कैपेसिटर के पास फेवरेबल सिचुएशन होगी तो वो अपनी एनर्जी में चेंज कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अगर इसको आप बैटरी के EMF को E मान लेना, घर पे आप क्वेश्चन सॉल्व करना पूरा, इसको क्या मान लेना? E मान लेना। तो जब आप इसको E मानेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 0। और जितना का जितना बैटरी वर्क करेगी पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? हीट लॉस में, क्योंकि उसने स्टोरेज में तो कुछ चेंज किया नहीं। तो बैटरी ने जितना भी एनर्जी दिया वो एनर्जी सब कहाँ चला गया? हीट लॉस में चला गया। तो आप घर पे सॉल्व करिएगा, इसको ई ले लीजिएगा इसको। ठीक है, हाँ तो देखो और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर हैं, मान लीजिए ये कैपेसिटर है और दूसरा एक कैपेसिटर ये है। दो अनचार्ज कैपेसिटर है, एक है 2 माइक्रोफैरड और ये है 4 माइक्रोफैरड। दिस इज 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड दिस इज 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ठीक,
अब हमारे पास क्या कहानी है कि इस तरह से 3 बैटरी है मेरे पास। एक बैटरी यहाँ पर है, दूसरी बैटरी यहाँ पर है और एक बैटरी यहाँ पर है। मेरे पास 3 बैटरी हैं। हम मान लेते हैं कि इस बैटरी का पोटेंशियल लेट से 10 वोल्ट है, इस बैटरी का पोटेंशियल लेट से 20 वोल्ट है और इस बैटरी का पोटेंशियल या ईएमएफ जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें आप, वो है उसका 5 वोल्ट। और ये आपका सर्किट है। ये आपका अभी ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट नहीं है। अब इसको आप यहाँ से यहाँ तक बना भी सकते हैं, तो इससे अभी ये क्लोज नहीं, ये आपका सर्किट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सवाल दिया गया कि हमने सर्किट क्लोज किया और t इक्वल टू 0 पर हमने इस सर्किट को क्लोज कर दिया। सर्किट क्लोज, दोनों स्विच को एक साथ क्लोज किया। हाँ, हम ऐसा भी कर सकते थे कि पहले हम इस वाले को क्लोज करते, बाद में हम उस वाले को क्लोज करते, वैसे भी किया जा सकता था। तो आप घर पे वो सॉल्व करिएगा, पहले आप इसको क्लोज करिएगा, फिर आप इसको क्लोज करिएगा और एक साइमल्टेनियसली क्लोज करिएगा। 3 सवाल आप इसमें करिएगा। मैं आपको साइमल्टेनियसली क्लोज वाला समझा देता हूँ। तो देखो होगा क्या, जब हमने दोनों स्विच क्लोज किए तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। चार्ज हमेशा तभी फ्लो होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो जब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया तो चार्ज का फ्लो होगा। क्यों चार्ज का फ्लो होगा? क्योंकि जो बैटरी हैं वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स हैं। वो बैटरीज कुछ कुछ पॉइंट के बीच में जहां वो बैटरी लगी हुई हैं वहां का वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना चाहती हैं। और ऐसा करने के लिए उनको अगर वर्क करना पड़े, उनको अगर चार्ज फ्लो करना पड़े, वो उस काम को करती हैं। जैसे, तो ऐसा करते हैं, इस वाले पॉइंट का जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ 0। इस पॉइंट का, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया 0, इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया 0। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये 0 है, ये बैटरी है, तो इसका पोटेंशियल कम होगा क्योंकि लो है और ये हाई है। जब मैंने हाई को 0 मान लिया तो लो कम होना चाहिए 5, तो 0 से कम कितना हो गया -5। ये 0 है तो ये कितना होगा 20, ये 0 है तो ये कितना होगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी हैं वो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 10 चाहती हैं, बैटरी यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 25 चाहती हैं, लेकिन कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हैं। तो जब बैटरी सर्किट में कनेक्ट हुई तब बैटरियों ने पाया कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, इसलिए बैटरियों ने सर्किट में चार्ज फ्लो कराया और अंत में उस सिचुएशन को अचीव किया जिस सिचुएशन को बैटरी चाहती थी। तो बैटरी चाहती थी यहाँ 25 और यहाँ कितना 10, तो चार्ज फ्लो हुआ। और जब चार्ज फ्लो होता है ना उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट फेज। तो जब ये ट्रांजिएंट फेज खत्म हो जाता है, चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है, जो बैटरी चाहती हैं वो सिचुएशन अचीव हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और उस समय पे जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको बोलते हैं फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। उनको क्या बोलते हैं? फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। तो हमने स्विच क्लोज किए, चार्ज फ्लो होना बंद हो गया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गए। अब आपको क्वेश्चन बताना है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर है फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पहला क्वेश्चन है फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दूसरा क्वेश्चन है आपका वर्क डन बाय ईच बैटरी। वर्क डन बाय ईच बैटरी। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। और जो थर्ड क्वेश्चन है आपका स्टोर्ड एनर्जी इन ईच कैपेसिटर। और चौथा क्वेश्चन भी आप लोग, फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा वो भी आपको समझ आ रहा है, हीट लॉस। तो स्टोर्ड एनर्जी इन ईच कैपेसिटर।
स्टोर्ड एनर्जी इन ईच कैपेसिटर, और जो फोर्थ वाला है वो आपसे कैलकुलेट करना है आपको, वो है हीट लॉस। फोर्थ वाला जो हमें कैलकुलेट करना है वो कौन है, हीट लॉस हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कहानी ये है बेटा कि मान लो ये 0 है, ये 20 है, सब ये 0 है, ये -5 है, ये 0 है, 10 है, ये सारी बातें अचीव हो गई, मतलब जो बैटरी चाहती थी वो सारे काम हो गए। अब हम चलते हैं, पहले हम इस वाले कैपेसिटर पे देखते हैं कि इसका चार्ज कितना है। तो इस वाले कैपेसिटर में जो मेरा हाई पोटेंशियल है वो है 20 और लो पोटेंशियल है 10, क्योंकि 20 और 10 में से देखा जाए तो ज़्यादा कौन है, 20 ज़्यादा है। तो 10 कहलाएगा लो पोटेंशियल और 20 कहलाएगा हाई पोटेंशियल। तो 20 वाला हाई पोटेंशियल है, इसलिए इस वाली प्लेट का चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इस वाली प्लेट का चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू। तो इस वाले चार्ज को मैं अगर +Q1 कहता हूँ तो ये चार्ज हो जाएगा मेरा -Q1, क्योंकि लो पोटेंशियल पर नेगेटिव चार्ज और हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज। और इस Q1 का अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो दैट Q1 इक्वल टू दैट 2 इंटू डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी कितना है, 20 - 10 माइक्रो कूलाम। तो ये आया आपके पास 20 माइक्रो कूलाम, दिस इज योर Q1। अब हम इस वाले कैपेसिटर की बात करते हैं। तो इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 25 वोल्ट। तो इनमें से हाई कौन है, ऑफ कोर्स 20 वोल्ट हाई है, और -5 वोल्ट कौन है, लो। तो ये हाई है और ये लो है, तो इस वाली प्लेट पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, मैं उसको बोल देता हूँ +Q2। इस वाली प्लेट पे चार्ज आएगा नेगेटिव, उसको मैं बोल देता हूँ -Q2। तो एक प्लेट पे चार्ज है +Q2, एक प्लेट पे चार्ज है -Q2। नेगेटिव किस पर है, जिसका पोटेंशियल लो है। तो अब मैं ये लिखूँ इस Q2 का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आएगा इसका कैपेसिटेंस C इंटू डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी इज 25 माइक्रो कूलाम। तो आंसर आया 100 माइक्रो कूलाम। दिस इज योर Q1 एंड Q2। अब ये उस पर चार्ज हो गया, ये उस पर चार्ज हो गया 100 माइक्रो कूलम। अब हमें ये लिखना है कि ये तो मेरा फाइनल चार्ज हो गया, अब हमें ये लिखना है कि वर्क डन बाई ईच बैटरी। अब देखो भाई, वर्क डन को बड़े ध्यान से समझना, जो मैं बोलूँ वो शब्द बड़े ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि इस वाली प्लेट पर चार्ज आया +Q1 और इस वाली प्लेट पर चार्ज आया +Q2। तो सवाल है कि ये चार्ज आया कहाँ से, तो भाई इधर से आया, इधर से आया Q1, इधर से आया Q2, मतलब इस जंक्शन से इधर जो गया वो Q1 गया और इधर जो गया वो Q2 गया। तो इस जंक्शन से अगर चार्ज गया है तो जंक्शन की तरफ चार्ज आया भी होगा, फर्स्ट लॉ का जंक्शन लॉ। तो इधर से चार्ज आया होगा, कितना चार्ज आया होगा, Q1 + Q2। इसका मतलब इस बैटरी ने इधर जो चार्ज फ्लो कराया वो फ्लो कराया है Q1 + Q2। तो ये वाली बैटरी ने एज ए सोर्स काम किया है। इस वाली बैटरी का बात करें तो अगर इस वाली बैटरी ने यहाँ पे +Q1 चार्ज दिया तो यहाँ से देखो, यहाँ पे Q1 चार्ज आया है तो यहाँ से Q1 चार्ज निकला भी होगा। तो यहाँ से जो Q1 चार्ज निकला होगा वो इस तरह से गया, तो यहाँ से कौन फ्लो कर गया, दैट Q1 चार्ज। अब आप ये देखो, सुनो मेरी बात, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है +Q2, तो यहाँ कौन आया होगा, -Q2। तो आप ऐसे सोचो, इधर से Q2 चार्ज आया तो यहाँ से Q2 चार्ज निकला भी होगा। यहाँ पे देखो, इधर Q1 चार्ज आया तो यहाँ से Q1 चार्ज निकला भी होगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा कि इधर Q1 आया तो ऐसे Q1 चला गया, इधर से Q2 आया वो ऐसे Q2 चला गया, ठीक। तो यहाँ से जो Q2 चार्ज आया इधर से, वो Q2 चार्ज ऐसे चला गया। तो इस वाली बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, Q2। इस वाली बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, Q1। इस वाली बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, Q1 + Q2। तो मुझे बताइए 10 वोल्ट की बैटरी कैसी हो गई, लोड। ये वाली बैटरी कैसी हो गई, सोर्स। और ये वाली बैटरी कैसी हो गई, सोर्स। तो अब आपको वर्क डन लिखना है ईच बैटरी का। तो देखिए आपको लिख के दिखाते हैं, वर्क डन बाई 10 वोल्ट, मतलब जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसका वर्क डन कितना आएगा, तो नेगेटिव आएगा, दिस इज -10 इंटू Q1 फ्लो कराया, Q1 का वैल्यू है 20, Q1 इंटू 20 माइक्रो जूल, तो ये आया -200 माइक्रो जूल। अगर हम वर्क डन की बात करें 20 वोल्ट की बैटरी की, तो वर्क डन बाई 20 वोल्ट बैटरी वो कितना आएगा, तो 20 वोल्ट ने लोड की सोर्स की तरह काम किया है, तो 20 इंटू Q1 + Q2, Q1 + Q2 का वैल्यू कितना आएगा, 120
माइक्रो जूल, तो ये आया 2400 माइक्रो जूल। अब हम बात करते हैं हमारी 5 वोल्ट की बैटरी की, वो भी सोर्स की तरह काम की है, वो तो वर्क डन बाई 5 वोल्ट, दैट इज कितना चार्ज फ्लो कराया उसने Q2 का वैल्यू कितना है 100 माइक्रो कूलम, उसका पोटेंशियल कितना है, उसका EMF कितना है 5 वोल्ट, तो वर्क डन कितना आएगा 5 इंटू 100, ये आया 500 माइक्रो जूल। दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल आपका क्लियर हुआ। फिर है आपका स्टोर्ड एनर्जी इन ईच कैपेसिटर। तो अगर आप पहले 2 माइक्रोफैराड में स्टोर्ड एनर्जी अगर उसको आप U1 लिखते हैं, 2 माइक्रोफैराड में जो स्टोर्ड एनर्जी उसको अगर आप U1 लिखते हैं, तो U1 का वैल्यू आएगा हाफ CV², हाफ 2, उसके अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये 20 और वो 10 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 10, तो किसका स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर आएगा माइक्रो जूल। तो आंसर कितना आया, ये आया 100 माइक्रो जूल U2। इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, हम लिखेंगे हाफ CV², हाफ कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 25, और 25 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 625, 4 2 टाइम्स जाएगा इतना माइक्रोजूल, ये 2 टाइम्स कटेगा और इसको लिखेंगे तो आया 1250 माइक्रोजूल। तो इतना इतना एनर्जी इन कैपेसिटर में स्टोर हो गया, किसके कारण ये स्टोर हुआ, क्योंकि बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया। इसका मतलब बैटरी ने वर्क किया, बैटरी ने सर्किट को एनर्जी दिया, और उस एनर्जी में से कैपेसिटर्स ने कुछ एनर्जी अपने पास लेके रख ली। अब हमें निकालना है हीट लॉस, तो हमें निकालना है हीट लॉस, तो नेट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेल्टा H हीट लॉस। तो देखो बेटा, कभी भी आपको हीट लॉस निकालना हो, मैंने आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला बताया है, आप वर्क डन बाई बैटरी लिखें, जितनी भी बैटरी हैं सभी का वर्क लिखें, टोटल वर्क लिखें, और उस टोटल वर्क में से जो आपके कैपेसिटर्स हैं उन्होंने कितनी एनर्जी लेके रख ली। तो पहले मेरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर थे, उनके पास कोई एनर्जी थी ही नहीं, दे वर अनचार्ज्ड। तो अगर वो अनचार्ज कैपेसिटर थे, उनके पास कोई एनर्जी नहीं थी, तो अब उनकी एनर्जी बढ़ गई। कितनी एनर्जी हो गई, 100 एक के पास हो गई, 1250 एक के पास हो गई, तो टोटल ऐड करेंगे तो 1350 माइक्रोजूल। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना आएगा, तो ऐड करते हैं, तो देखिए एक का आएगा -200 और ये आया 2400, तो -200 और 2400 को ऐड करेंगे तो आएगा 2200, और 2200 में अगर मैं 500 ऐड करूँगा तो ये आएगा मेरा 2700, तो वर्क डन बाई बैटरी आया 2700। तो आप हमेशा टोटल वर्क डन बाई बैटरी लिखेंगे माइनस कितना कैपेसिटर अपने पास लेकर बैठ गए, तो ये लेकर बैठा कितना 100, और ये लेकर बैठा कितना 1250, तो कितना लेकर ये बैठ गए अपने पास 1350 माइक्रोजूल। तो अब इसको इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा, देखिए तो ये आएगा आपका 1350, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लें, बिल्कुल ठीक है। तो जो हीट लॉस आया वो आया आपका 1350 माइक्रो जूल, लिख लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको सर्किट एनालिसिस करना आना चाहिए, लिख लें बेटा आप, ठीक है लिख लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन मैंने बोला ना कि पहले आप इसको क्लोज करिएगा, इसको ओपन रखिएगा, तब कैलकुलेट करें, फिर आप इसको क्लोज कर देना, इसको ओपन कर देना, तो आप कैलकुलेट करें। तो देखिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं।
तो मान लीजिए एक कैपेसिटर है और एक ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है और एक हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, मतलब 3 कैपेसिटर है मेरे पास। और इन तीनों कैपेसिटर में यहाँ पर एक बैटरी है और यहाँ भी एक बैटरी है और यहाँ भी एक बैटरी है, 3 बैटरी हैं। ठीक, ये वाले कैपेसिटर, इस वाले को मान लेते हैं लेट्स से 2 माइक्रोफैरड, इसको भी मान लेते हैं लेट्स से 2 माइक्रोफैरड और इसको मान लेते हैं लेट्स से 1 माइक्रोफैरड। ठीक, बैटरी मान लेते हैं, ये बैटरी मान लेते हैं लेट्स से 5 वोल्ट, इस बैटरी को मान लेते हैं लेट्स से 2 वोल्ट और इस बैटरी को मान लेते हैं लेट्स से 3 वोल्ट। और क्वेश्चन ये बोला गया है, पहले ये स्विच ओपन था, पहले ये स्विच ओपन था, पहले ये स्विच ओपन था, सर्किट देखिए कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज्ड, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है और स्विच हमने क्लोज किए। तो जब हमने स्विच क्लोज किए तो सर्किट में चार्ज फ्लो हुआ होगा। क्यों चार्ज फ्लो हुआ होगा, देखिए मैं बार बार समझा चुका हूँ कि बैटरी कुछ पॉइंट्स का एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहती हैं। अगर उतना कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस उनको नहीं मिला तो वो सर्किट में चार्ज फ्लो कराएंगी। तो क्वेश्चन ये है कि स्विच क्लोज करने के बाद ईच कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, इतना आप बता दें। क्योंकि अगर आप ईच कैपेसिटर का चार्ज जानते हैं तो आप ईच कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। वर्क डन बाई बैटरी मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, और अगर आपको वर्क डन बाई बैटरी पता है, स्टोर्ड एनर्जी पता है, तो आप हीट लॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपको काम जो करना है, सबसे जो इसमें मेन काम है, वो मेन काम ये है कि ईच कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा। तो लिखिए, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मतलब जो हमारा ईच कैपेसिटर है उस पर कितना चार्ज है ये आप बता दीजिए, क्योंकि अगर आप चार्ज कैलकुलेट कर पाते हैं तो बाकी चीज़ें आसानी से कैलकुलेट की जा सकती हैं। अब कैसे सॉल्व होगा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप लोग सीखें सॉल्व करना, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये हो गए हमारे स्विच क्लोज्ड, ये हो गए हमारे स्विच क्लोज्ड। सर्किट हो गया स्टार्ट, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट, सर्किट कंप्लीट। चार्ज फ्लो होता रहा, जब चार्ज फ्लो हो रहा तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट फेज, ट्रांजिएंट फेज बीत गया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गए, चार्ज फ्लो होना बंद हो गया। अब हमें बताना है कि ईच कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। तो सुनिए, तो आप क्या करिए, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए 0 वोल्ट। तो मैंने माना कि मेरे इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है लेट्स से दैट इज 0। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 5, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा 3? क्योंकि बैटरी है 3 वोल्ट की, ये 0 होती है कितना होगा 3 वोल्ट, ये 0 होती है कितना होगा 5 वोल्ट, और ये अगर 0 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा -2 वोल्ट, क्योंकि वो लो है ना भाई, वो तो हाई था इसलिए 3 किया, ये 0 था, ये 0 था, तो ये इस साइड हाई था ना इसलिए उसको 5 वोल्ट किया, 5 वोल्ट, सुंदर सुंदर लिखिए 3 वोल्ट। तो ये अगर 0 है तो इस साइड से भाई लो वोल्ट है ना, मतलब लो टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम -2 वोल्ट। अब सवाल आता है कि अगर हमको कैपेसिटर पर चार्ज लिखना है तो हमें कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। अब सोचो, अगर मैं इस जंक्शन का पोटेंशियल आपको बता दूं तो आपके मजे हो जाएंगे। कैसे? आप बोलेंगे सर ये पता है, ये पता है, इसका डिफरेंस पता है, ये पता है, ये पता है, इसका डिफरेंस पता है, और ये पता है और ये पता है, इसका डिफरेंस पता है। मतलब मुद्दा जो फंस गया वो है जंक्शन का पोटेंशियल। अब जंक्शन का पोटेंशियल कैसे निकलेगा ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जंक्शन का पोटेंशियल मान लेते हैं एक्स। अब एक आपको मैं एक तरीका सिखा रहा हूं कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज लिखने का। देखिए,
जनरल जो मैं सिखाने जा रहा हूँ दैट इज जनरल, दैट इज एप्लीकेबल एनीवेयर एनी सिचुएशन। कहानी ये है कि मान लो बेटा, जैसे आपने जो सीखा मैं वही बताता हूँ पहले। मान लो इसका पोटेंशियल है 0 और इसका पोटेंशियल है ई, मतलब आपने बैटरी लगाई यहाँ से यहाँ तक, बैटरी लगाई आपने यहाँ से यहाँ तक, कितने ईएमएफ की, ईएमएफ की बैटरी लगाई। तो आप क्या बोलते थे, सर इस पे प्लस सी आता है, सर इस पे माइनस सी आता है। मैं कह रहा हूँ देखो इस चार्ज को लिखने का तरीका बताता हूँ। अगर आपको इस प्लेट पे चार्ज लिखना हो ना कभी, तो आप क्या करना, इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर लेना और कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देना। और जब आपको इस वाली प्लेट पे चार्ज लिखना हो ना, तब आप क्या करना, इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देना और कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो ये ऑलरेडी माइनस सी आ गया और ये ऑलरेडी क्या आ गया, प्लस सी। तो कभी भी चार्ज लिखना अगर आपको पड़े तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिस प्लेट पे चार्ज लिखना है उसके पोटेंशियल में से दूसरी प्लेट के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करके इनटू सी कर देना है, ये उस प्लेट का चार्ज आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर मुझे इस प्लेट का और अगर इस प्लेट का मुझे चार्ज लिखना पड़े तो मैं कैसे लिख पाऊंगा इनका चार्ज। तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, इस वाली प्लेट का चार्ज लिख के दिखाता हूँ। पहले इस वाली प्लेट का कैसे लिखेंगे, इसका पोटेंशियल कितना है x, इधर वाला भाई बंधु कितना है 5, तो x माइनस 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइक्रोफेरेड से, माइक्रो में नहीं लिख रहा हूँ, प्लस इस वाली प्लेट का चार्ज लिखेंगे तो x माइनस माइनस 2, तो वो हो जाएगा x माइनस माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइक्रोफेरेड। इस वाली प्लेट का चार्ज कैसे लिखेंगे, x माइनस 3, क्योंकि उस वाली प्लेट का पोटेंशियल 3 है और इस वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना है x, तो ये लिखा जाएगा x माइनस 3 इंटू इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेरेड। अब एक बात सुनना, बीच में मैंने प्लस लगाया, क्यों लगाया मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज, अगर इन तीनों प्लेट के चार्ज को मैं टोटल कर दूं तो इन तीनों प्लेट का टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही अभी रहेगा। पहले इन तीनों प्लेट का टोटल चार्ज 0 था, अनचार्ज थे, किसी पे कोई चार्ज था ही नहीं। तो टोटल चार्ज कितना था पहले, 0। तो अभी भी टोटल चार्ज कितना रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि क्योंकि यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे कूद के नहीं आते कि इसकी छत से कूद के उसकी छत पे चले गए, वो नहीं चलता यहाँ पे। आपको मैंने बताया था इस प्लेट पे चार्ज आता था किसके कारण, इंडक्शन के कारण। यहाँ से कभी कोई चार्ज कूद के नहीं आता कि इस छत से कूद के उसके घर चले गए, यहाँ से चार्ज कूद के नहीं आता, यहाँ से चार्ज कूद के नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये एक बाउंड्री लाइन बना रहा हूँ, इस बाउंड्री लाइन के अंदर जितना चार्ज पहले था ना, t इक्वल टू 0 पे जितना चार्ज था उतना ही चार्ज किसी भी समय पे होगा, चाहे हम ट्रांजिएंट फेज की बात करें चाहे हम स्टेडी स्टेट की बात करें, क्योंकि चार्ज कभी कूद कर नहीं आता। तो नेट चार्ज इन दीज 3 प्लेट्स विल ऑलवेज बी 0 इवन ड्यूरिंग इन द ट्रांजिएंट फेज आल्सो, क्योंकि चार्ज कभी कूद के नहीं आते। तो इसका मतलब इन तीनों का समेशन क्या आना चाहिए, 0। एंड नाउ योर गोल इज अचीव्ड, नाउ यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। क्या आएगा, मैं लिखता हूँ 2x माइनस 10 प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x और x कितना आ जाएगा आपका 3x, और 3x और 2x कितना हो जाएगा बेटा 5x। और देखिए कितना है, ये है -10 और ये है +2, ये आ जाएगा -8 और -6 कितना हो जाएगा -14 एंड दैट इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू आया वो आया 14/5। 14/5 लगभग आप इसको याद देखें तो ये है 5/2 2.8 वोल्ट। और पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया। ओके, अब ये 2.8 आ गया। अब आपको अगर पोटेंशियल लिखना है तो देखो अब आप खुशी खुशी पोटेंशियल बता सकते हैं। कैसे, मैं तरीका बताता हूँ, मतलब मैं लिख के बताता हूँ, तरीका तो क्या सॉल्व हो ही गया। अब देखो भाई ये 2.8 है और ये 3 और ये 5 है, तो एक तो गारंटी है कि ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि 3 भी 2.8 से ज़्यादा है और 5 भी 2.8 से ज़्यादा है। तो ये जो मेरा जंक्शन यहाँ बना हुआ है, मुझे हर साइड का पोटेंशियल अब मालूम है।
मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ। यहाँ का पोटेंशियल मैंने कैलकुलेट किया है, दैट इज 2.8 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल मुझे 3 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता है दैट इज 5 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता है दिस इज -2 वोल्ट। अब मुझे बताइए इस वाली प्लेट पे चार्ज कैसा आएगा? लो पोटेंशियल है, क्योंकि ये 5 है और ये 2.8 है, और 5 और 2.8 में से 2.8 ही कम है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आएगा। इस वाली प्लेट पर भी नेगेटिव आएगा, तो इस प्लेट का चार्ज कितना आएगा? तो देखिए 5 में से 2.8 को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बचेगा? 2.2, और 2.2 में आप 2 का मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आएगा? 4.4 माइक्रो कूलम, और माइनस के इस वाली प्लेट का चार्ज कितना आएगा? इस वाली प्लेट का तो देखिए again this is 2.8 and this is 3, difference is 0.2, but this is the low potential, so potential here will be negative, and capacitance is 2, this is 0.4 microcoulomb but negative। मतलब इन दोनों प्लेट पे चार्ज नेगेटिव है, तो देखो एक बात की गारंटी है, इस पे पॉजिटिव रहा होगा। और कितना पॉजिटिव रहा होगा? इन दोनों को मिलाकर जितना नेगेटिव है ना, उतना यहाँ पॉजिटिव रहा होगा। मजबूरी है, क्यों? क्योंकि तीनों का समीशन 0 तो आना ही है। तीनों पे पहले भी 0 था, तीनों पर भी 0 आएगा। तो आप चाहें तो बिना कैलकुलेशन के इस प्लेट का चार्ज लिख सकते हैं 4.8 माइक्रोकूलम। अब मैं आपको कैलकुलेशन से भी करके दिखाता हूँ। दिस इज 2 -2 एंड दिस इज 2.8, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4.8। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 1 माइक्रोफैरड। तो ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव और ये वाली प्लेट पे नेगेटिव, ये वाली प्लेट पे नेगेटिव, ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, और ये कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 1, ये आया 4.8 माइक्रोकूलम, और आना भी था। तो पेपर में आप जबरदस्ती इसी कैलकुलेशन ना करें, जब ये कर लिया ये कर लिया तो ऐड करके इसका बता दो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना पेपर में। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखो बेटा, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप प्रैक्टिस करें और जो आपको बुकलेट दिया गया है उसे आप सॉल्व करें, और कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछें। ठीक, तो चलिए पढ़ते रहिए, फिर